जो बात चल रही थी आपका कि सभी सिविलवादों का संज्ञान, और सिविलवाद ही नहीं बल्कि सिविल प्रकृति के बाद, और आपसे बताया गया था कि सिविलवाद और सिविल प्रकृति के बाद दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी। सिविलवाद एक छोटी बात हुई और सिविल प्रकृति का वाद ये दूसरी बात हुई, क्योंकि सिविल प्रकृति के बाद में ये देखा जाएगा कि जो डिस्प्यूट है उसका इसेंशियल कैरेक्टर क्या है, मूलभूत चरित्र किसी भी झगड़े का ये क्या है। मूलभूत चरित्र मीनिंग देयर बाय कि क्या न हो तो झगड़ा सुलटेगा ही नहीं। आप सब कुछ कर लो लेकिन सिर्फ उस बात का समाधान ना हो तो फिर झगड़ा सुलट नहीं सकता। पेड़ की जड़ में खराबी है तो फिर कुछ भी कर लो, पेड़ बचने वाला नहीं। तो जो इसेंशियल कैरेक्टर होता है, जो फंडामेंटल है, उसी के आधार पर प्रकृति को पहचाना जाएगा। व्यक्ति अच्छा है बुरा है ये उसकी शक्ल सूरत से निर्धारित नहीं हो सकता। तो जो इसेंशियल है, फंडामेंटल है, जिसके आधार पर चीजों का निर्धारण किया जाता है, यद्यपि इसेंशियल और फंडामेंटल ये भी रेफरेंस में निर्धारित किया जाएगा। जैसे हम एक्टिंग के लिए अच्छा आदमी ये तलाश कर रहे हैं तो एक्टिंग के रेफरेंस में अच्छा आदमी तलाशा जाएगा, और एक्टिंग के रेफरेंस में जब अच्छा आदमी तलाशा जाएगा तो थोड़ा गुड लुकिंग ये भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गुड लुकिंग न भी हो, ऐसे हीरो हैं नाना पाटेकर, वो कौन तो बहुत सुंदर है, सदाशिवराव अमरापुरकर वो कौन तो बहुत सुंदर है, नसीरुद्दीन शाह और बंदर की शक्ल बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्टिंग के रेफरेंस में जब हम देखेंगे तो थोड़ा शारीरिक सुंदरता का भी महत्व हो जाएगा। तो चीजों को रेफरेंस में हम निर्धारित करते हैं, और चीजों को जब रेफरेंस में निर्धारित करेंगे तो उस रेफरेंस में जो इसेंशियल है उसी को फंडामेंटल कहा जाता है, और वही चीज की प्रकृति को निर्धारित करता है, ठीक है ना। आदमी प्रकृति से अभिनेता है, नेचर से अभिनेता है, ये उसका इसेंशियल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसेंशियल का मतलब यह हुआ कि जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, ये यूं कहें जिसके बिना कोई चीज, कोई विचार, कोई व्यक्ति वो नहीं हो सकता, जिसको हम किसी विशेष संदर्भ में ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग के रेफरेंस में हम एक्टर ढूंढना चाह रहे हैं, तो जिसमें एक्टिंग की संभावनाएं नहीं है, जो फंडामेंटली एक्टर नहीं, सुधारा जाएगा, ठीक है। आप फंडामेंटली एक्टर हैं, मूल रूप से एक्टर हैं, लेकिन कैमरे पर आप एक्टिंग कर सको, क्योंकि ऐसे एक्टिंग करना और कैमरे पे करना दोनों बातें अलग अलग हो गई, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण ये दिया जा सकता है। बट बेसिकली आप एक्टर नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, एक्टर बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो फंडामेंटली ये इसेंशियली जब हम किसी चीज का नेचर ये निर्धारित करते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि किस गुण के बिना वो वस्तु, व्यक्ति या विचार, वो वस्तु, व्यक्ति या विचार हो ही नहीं पाएगा, उस वस्तु, व्यक्ति या विचार की मान्यता खो देगा, बस उसी को उसका इसेंशियल या फंडामेंटल कहा जाता है। तो जो विवाद के संदर्भ में, ठीक है ना, जब विवाद के संदर्भ में हम सिविल प्रकृति का वाद ये निर्धारित करेंगे, ठीक है, और वो भी इस चीज को ध्यान रखते हुए कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन उन मामलों पर नहीं होगा
जिनमें मूल प्रश्न संपत्ति संबंधी या पद संबंधी न हो। जब इस दृष्टिकोण से, इस चश्मे से हम डिस्प्यूट को देखना शुरू करेंगे, तो फिर हमें देखना होगा कि इस डिस्प्यूट में जो मूल प्रश्न है, अर्थात जिसको हल किए बिना संपूर्ण विवाद का कोई समाधान ये संभव ही नहीं है, वो मूल प्रश्न क्या संपत्ति से या पद से संबंधित है, और दूसरी बात, क्या उस मूल प्रश्न पर सिविल न्यायालय अधिकार संपन्न है। और अगर अधिकार संपन्न है, मीनिंग देयर बाय जो मूल प्रश्न है, क्या उसके समाधान हेतु हमें सिविल न्यायालय के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिविल न्यायालय को अधिकार है या नहीं, इसी की तो खोज कर रहे हैं, इसी की तो जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें देखना यह होगा कि जो मूल प्रश्न है, जहां पर झगड़ा बना हुआ है, जहां पर ये पूरा विवाद है, इस विवाद का जो मूल आधार है, क्या उस मूल आधार के, उस मूल प्रश्न के समाधान हेतु हमें सिविल न्यायालय के पास ही जाना पड़ेगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है, तो आप डेफिनेट मान लीजिए कि भले ही उस मामले में अन्य प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त हैं, अन्य प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त हैं जिनके समाधान हेतु सिविल न्यायालय के पास हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रश्न जिन मामलों से संबंधित हैं, उन मामलों पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से रोक दिया गया है। तो भी चूंकि इस पूरे विवाद का जो चरित्र है वो सिविल प्रकृति का हो गया। सिविल प्रकृति का क्यों हो गया? क्योंकि जो मूल प्रश्न है, इसमें जो फंडामेंटल है, जो इसेंशियल है इस सारे विवाद में, उसका समाधान सिविल न्यायालय के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। तो ये एंसिलरी सवाल है, ठीक है, ये आनुषंगिक ढंग के प्रश्न हैं जिनको हल कर देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उनको हम हल कर दें तो भी तो विवाद अपनी जगह ही रहेगा। और हम चाहते क्या है? सुख और शांति, शांति और व्यवस्था, कानून, न्यायालय, सब कुछ तो इसीलिए बनाया। तो इसलिए इस मूल प्रश्न पर जिसकी अधिकारिता है, उसी को हम यहां एडजुडिकेशन की अधिकारिता दे दें तो बेहतर होगा। इसीलिए सेक्शन 9 में लिखा है कि सिविल वाद नहीं है, सिविल प्रकृति के वादों पर, सभी सिविल प्रकृति के वादों पर, हां सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। यानी जो फंडामेंटल सवाल है, फंडामेंटल सवाल है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। यद्यपि उसकी शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से हुई जिस पर सिविल न्यायालय अधिकारिता रखता था, लेकिन अब जो दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो मूल सवाल तो अन्य न्यायालय द्वारा निर्धारण के योग्य हो गया, ठीक है। आनुषंगिक प्रश्न जरूर ऐसा है जो सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इस आनुषंगिक सवाल को अब हम हल भी कर दें तो भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो स्थिति सामने है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की है। तो अब ये मामला सिविल प्रकृति का वाद नहीं बचा, ठीक है ना। और अब इस पर सिविल न्यायालय का जुडिक्शन बार्ड हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित मामला है मीनिंग देयर बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित कानून है,
उसमें कहा है कि इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद अगर पैदा हो रहा है तो अधिकारिता इस एक्ट में गठित ट्रिब्यूनल, क्योंकि उस एक्ट में जो कुछ गठित होगा उसे न्यायालय नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो ट्रिब्यूनल ही है। इस एक्ट में गठित ट्रिब्यूनल के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। तो सिविल प्रकृति का वाद, सिविल वाद नहीं, सिविल वाद छोटी चीज है। सिविल वाद का मतलब यह हुआ कि इस वाद में जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वे सारे के सारे न सिर्फ संपत्ति संबंधी और पद संबंधी प्रश्न हैं, बल्कि उन सभी प्रश्नों पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता आज भी बनी हुई है। उन प्रश्नों का संबंध जिस विषय वस्तु से है उस विषय वस्तु पर किसी विधि के द्वारा न तो अभिव्यक्त रूप से और न ही विवेक्षित रूप से सिविल न्यायालय की अधिकारिता रोकी गई है। इसलिए आज भी इन सारे प्रश्नों पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है, इसलिए इसे सिविल वाद कहेंगे। लेकिन सिविल प्रकृति का वाद, यह बात अलग है। यहां स्थिति आ जाएगी देयर आर मोर देन वन क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सम आर रिलेटेड विथ jurisdiction of civil court and some are related with another jurisdiction, ठीक है, but the fundamental, but the essential question which is going to form the basis for that dispute that is related with that subject matter, ठीक ना, on which any statute has not barred the jurisdiction of a civil court, ठीक है, neither expressly or nor impliedly, ठीक है। तो जब ये स्थिति हो तो सिविल न्यायालय का जुडिक्शन रहेगा सिविल प्रकृति का वाद। ये बड़ी बात है, विस्तार लिए हुए है, सिविल वाद नहीं कहा। सिविल प्रकृति के वाद में सिविल वाद शामिल है, लेकिन सिविल वाद में सिविल प्रकृति के वाद शामिल नहीं होते, इसलिए बड़े शब्द का उपयोग किया और उसने कहा कि सभी सिविल प्रकृति के वादों पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को होगी। मीनिंग देयर बाय, जब बच्चा पैदा होगा तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो निर्दोष है, और होता ही है, ठीक है ना। तो जब भी कोई डिस्प्यूट सिविल न्यायालय के पास आएगा और उसमें यह दिखाई देगा कि जो प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वे संपत्ति संबंधी हैं, ये धन संबंधी हैं, ये पद संबंधी हैं, क्योंकि धन तो संपत्ति हुआ, तो सिविल न्यायालय मान लेगा कि या तो ये सिविल वाद है या सिविल प्रकृति का वाद है और उस पर संज्ञान ले लेगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी सिविल प्रकृति के वादों पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। आफ्टर दैट क्या होगा, प्रतिवादी आएगा और प्रतिवादी ये कहेगा कि ना ये तो अभिव्यक्त रूप से या विवेक्षित रूप से बाधित है, ठीक है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रतिवादी पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि he will say that the court has not jurisdiction because the cause of action is related with that with subject matter. On that, the jurisdiction of civil court is barred either expressly or impliedly. So because he is saying so, that is why he must prove that. उसे ही साबित करना चाहिए। यही बात कल कही गई कि इट विल बी द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट साबित करेगा कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है। हमने कहा था कल कि होना यह चाहिए कि प्रिलिमिनरी इशू कहा जाना चाहिए, ये प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि जुडिक्शन पहले तय हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे सब कुछ आप विचारण करें और
विचारण का अंतिम निष्कर्ष यह हो कि हमें तो क्षेत्राधिकार नहीं, हमने देख लिया, निर्णय पर हम पहुंच गए, सारा एविडेंस दिया गया, लेकिन हम निर्णय दे ही नहीं सकते। तो ये जो टाइम की बर्बादी है ये अनावश्यक हुई। लेकिन सिविल लिटिगेशन का दुर्भाग्य यही है, तो वहां लिखा है सबसे निचले सिविल न्यायालय में। तो चूंकि सबसे निचले सिविल न्यायालय में वो दायर होता है, तो वहां बैठा हुआ अधिकारी इतना अनुभवहीन होता है कि वो डिसाइड करने से डरता है। और जुडिक्शन का सवाल जब भी उठेगा, एक बात ये भी समझ लीजिए, जुरिस्डिक्शन का सवाल अगर उठ गया तो सिविल कोर्ट को अपना जुडिक्शन खुद निर्धारित करने की ताकत होती है, ट्रिब्यूनल को नहीं होती। ठीक है ना? अगर ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन कौन निर्धारित करेगा? एक्ट। ठीक है, वो जुडिक्शन को तय नहीं कर सकते। यहां का सभी सिविल प्रकृति के वादों पर संज्ञान की अधिकारिता उन्हें होगी जब तक कि अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से बाधित न हो। इसका मतलब इन शब्दों ने जुरिस्डिक्शन किसे दे दिया? सिविल कोर्ट को। वो ही देखेंगे, प्रथमता देखेंगे कि सिविल प्रकृति का वाद है, हम संज्ञान लेंगे। आप कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से बाधित है, तो हम देखेंगे कि अभिव्यक्त रूप से विवक्षित रूप से बाधित है या नहीं है। अगर होगा संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन ये शब्दावली उन अधिनियमों में नहीं होती है जिन अधिनियमों में ट्रिब्यूनल का गठन होता है। जैसे उनका उपभोक्ता प्रतितोष आयोग उन मामलों में संज्ञान लेगा, ठीक है, जिनमें किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में विवाद है, या फिर उपभोक्ता इसका विक्रेता से विवाद है, तो अब तय कर लीजिए कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की है वो किस हैसियत में फाइल की। आप कहते हैं हमने स्वेटर खरीदा, हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, मीनिंग दर भाई आप जो कुछ कह रहे हैं वो कंज्यूमर की हैसियत में कह रहे हैं, हमें है जुडिक्शन। ठीक है, लेकिन जो शब्द प्रयोग है वो क्षेत्राधिकार के बारे में एडजुडिकेशन का हक ये ट्रिब्यूनल को नहीं दे रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जहां भी उपभोक्ता या उपभोक्ता सदृश संबंध होगा वहां उपभोक्ता प्रतितोष आयोग को अधिकारिता होगी। ठीक है, ये शब्दावली अलग हो गई है। ठीक है, कि उपभोक्ता प्रतितोष आयोग को हर उस जगह पर, हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन उपभोक्ता है, हर उस जगह जहां पर उपभोक्तावत् संबंध होगा, उपभोक्तावत् संबंध, ये बात अलग हो गई है। ठीक है ना? यानी अब आप कहीं से भी अपने लिए कोई सुख सुविधा पैसे के आधार पर हायर कर रहे हैं तो आप उपभोक्तावत् संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बात अलग हो गई। तो शब्द प्रयोग इस ढंग का हो गया कि ट्रिब्यूनल को भी जुडिक्शन निर्धारित करने की अधिकारिता है, यानी विधायिका ये हक ट्रिब्यूनल को दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है कि वो अपने जुडिक्शन को तय करे कि हम इस विवाद में जुडिक्शन रखते हैं या नहीं। लेकिन सिविल कोर्ट में ये इनहेरेंट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां क्षेत्राधिकार धारा 9 से आ रहा है। वो कह रहा सभी सिविल प्रकृति के वादों में संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को होगी। इसका मतलब वादी ने प्रस्तुत किया है मामला अगर सिविल प्रकृति का है, ठीक है, हम संज्ञान लेंगे। आगे उसने कहा कि जब तक अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से बाधित न हो, तो अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से बाधित है या नहीं कौन तय करेगा? सिविल कोर्ट ही तय करेगा। यह प्रश्न उठेगा किसके द्वारा?
प्रतिवादी के द्वारा, क्योंकि ये लाइन बाद में है, प्रथमता तो संज्ञान होगा। प्रतिवादी आएगा, ही विल रेज द क्वेश्चन इन रिगार्ड ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, और जो प्रतिवादी रेज करेगा तो डेफिनेटली ही मस्ट प्रूव। ठीक है, होना यह चाहिए कि शुरुआत में प्रिलिमिनरी जुडिक्शन का इशू तय हो जाए ताकि समय की बर्बादी रुके। लेकिन होता हमेशा वहां कचहरी में यही है कि क्षेत्राधिकार संबंधी इशू फ्रेम हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि जैसे क्रिमिनल ट्रायल में चार्ज फ्रेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, और उसके बाद विचारण शुरू होता है। सीपीसी में या सिविल ट्रायल में इशू फ्रेम होंगे, कहां आधे 14 आएगा बताएगा। ठीक है, तो इशू फ्रेम हो जाएंगे, और इशू वे सारे फ्रेम होंगे जिन पर विवाद है वादी और प्रतिवादी के बीच। वादी और प्रतिवादी जहां वेरिएंस हैं, एट वेरिएंस हैं, अलग अलग। तो क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर भी दोनों अलग हैं। वादी कहता है, वो कहता नहीं है, तो जुडिक्शनल इशू ये फ्रेम कर देते हैं वहां। प्रैक्टिस यही है, और अंत में निर्धारित करते हैं। और अंत में आपने निर्धारित किया भी तो फायदा क्या हुआ, आदमी तो इतना चल ही आया। ठीक है, तो इस वजह से लिटिगेशन सिविल का पेंडिंग रहता है, बहुत ज्यादा पेंडेंसी रहती है। लेकिन खैर उस विषय पर हम जा नहीं रहे। तो ये सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकारों का इंप्लाइडली जुडिक्शन बार्ड किया, एक्सप्रेसली किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सप्रेसली कर दिया तब तो कोई समस्या ही नहीं, उन्होंने सीधा कह दिया। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम लोगों ने देखा था, उसमें कहा था कि इस अधिनियम में दिए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दांडिक विधि के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे एक्सप्रेसली लिख देते हैं। आपको उदाहरण दिया था यूपीजेड 368, ठीक है, उसका। और उसमें जो हमने कहा था वहां डिस्प्यूट इसेंशियली कैसा था, सिविल। ठीक है ना, यूं तो पूरा डिस्प्यूट ही सिविल था, लेकिन क्योंकि खेत के संबंध में अभिव्यक्त रूप से सिविल न्यायालय की अधिकारिता रोक दी गई, इसलिए प्रश्न करने, इसलिए विचार करने का अवसर आ गया था कि अब इस मामले में जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं उन मामलों को सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित कराया जाए या राजस्व न्यायालय द्वारा। लेकिन यह देखा गया था कि इस मामले में जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वे संपत्ति संबंधी होने के कारण प्रथमता तो एक सिविल विवाद का या एक सिविल विवाद की रचना करते हैं, किंतु इसमें ऐसे प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त हैं किंतु इसमें ऐसे प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त हैं जिन पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता को अभिव्यक्त रूप से रोका गया है, क्योंकि खेत से बेदखली करानी है और कृषि योग्य भूमि संपत्ति संबंधी प्रश्न है, लेकिन उस पर अभिव्यक्त रूप से रुका हुआ है जुडिक्शन सिविल कोर्ट का। इसलिए एक सवाल उठ खड़ा हुआ था कि राजस्व न्यायालय जाएं या सिविल कोर्ट। लेकिन देखा यह गया था कि चूंकि खेत में मकान, दुकान, मैरिज लॉन, पार्किंग सब बना दिया और इन पर सिविल कोर्ट की अधिकारिता नहीं, तो जब इन पर सिविल कोर्ट की अधिकारिता नहीं तो डेफिनेटली, ठीक है, यह मामला, और इन पर सिविल कोर्ट की अधिकारिता नहीं और इनसे कब्जा हटाए बिना खेत वापस हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो विवाद का जो मूल है वो तब तक, ठीक है, सॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक पार्किंग, लॉन, ठीक है, आदि आदि बने हुए हैं, और उन्हें हटाने का काम सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है। इसलिए वो सिविल प्रकृति का वाद हुआ और वहां अधिकारिता सिविल न्यायालय को होगी। अब सवाल यह है
कि अभिव्यक्त रूप से सिविल कोड का रोक दिया जुडिक्शन, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन विवक्षित रूप से रोका, तब हम जाने कैसे, ये सवाल उठा था। तो हमने कहा था कि जुडिक्शन विवक्षित रूप से रोक दिया, इसके लिए क्या करें, पूरे अधिनियम को पढ़ें और उसमें देखें कि प्रश्न के, यानी उस अधिनियम में जिन प्रश्नों से या जिन बिंदुओं से या जिन मुद्दों से ये जिन विषयों से संव्यवहार किया गया है, अर्थात जिन विषयों के संबंध में उस विधि में उपबंध किए गए हैं, वे विषय क्या संपत्ति संबंधी है, क्या पद संबंधी है? अगर तो फिर अगली जांच का विषय होना चाहिए, क्या उस इंस्टीट्यूट ने किसी विशेष फोरम, किसी विशेष प्राधिकारी इसकी नियुक्ति कर दी है कि इस अधिनियम में उद्भूत होने वाले मामलों का निर्धारण सिर्फ ये फोरम करेगी, ठीक है, ये फोरम करेगी या ये प्राधिकारी करेंगे? इफ यस, तो अब एक संकेत इस बात का मिल गया कि यह मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से विवक्षित रूप से बाहर किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने सीधे कह दिया कि फला फोरम सुनवाई करेगी। तो जो फला फोरम सुनवाई करेगी, इसका मतलब यह हो गया सिविल कोर्ट नहीं करेगा। बात को तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो बात को जैसे आपको पूर्ण, तो पूर्ण को शून्य इस रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्ण में कुछ जोड़ने के लिए बचा नहीं। जब पूर्ण ही है तो पूर्ण से बाहर है क्या जो तुम उसमें जोड़ दोगे, ठीक है। इसका मतलब पूर्ण जीरो है, ठीक है। पूर्ण से कुछ घटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्ण से कुछ घटा दिया तो अपूर्ण हो गया, ठीक है ना। जब आप कह रहे हो कि पूरा है ये, इसका मतलब इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पूर्ण और जीरो देखने में विरोध में लगते हैं, लेकिन वो एक ही जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां ऐसे ही कहने का ढंग है बस। उसने ये कहा कि सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, ये एक तरीका है कहने का। दूसरा तरीका ये कि अमुक को होगा, ये दूसरा तरीका है कहने का। इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन भाव तो वही है। अब आगे एक्ट को देखना शुरू किया। क्या एक्ट ने उस ढंग की रेमेडी उपलब्ध कराई है जो सिविल न्यायालय नहीं देते हैं, ठीक है। क्या उस ढंग की रेमेडी दी है? क्या वो रेमेडी बिल्कुल नई है? जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब तो उसका नाम उपभोक्ता प्रतिरोध आयोग जाने क्या क्या हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बचा है अपना। लेकिन उसमें क्या करते हैं, डिसाइड हो गया रिकवरी वारंट ये जारी हो सकता है और आपको उठा करके बंद कर देंगे जब तक आप उसके द्वारा निर्णित पैसा न दे दो। और यहां निर्णय पूर्व गिरफ्तारी या निर्णय डिग्री के एग्जीक्यूशन में भी आपने गिरफ्तारी करा ली तो भी निश्चित टाइम पीरियड है, निश्चित टाइम पीरियड है, उसके बाद उसे छोड़ ही दिया जाएगा, ठीक है ना। सिविल आगे पढ़ेंगे हम लोग, आएगा मेरे ख्याल है धारा 55-56 वहां कहीं पे होना चाहिए, धारा 60 भी हो सकती है, मेरा कोई दावा नहीं, क्योंकि हमें बेयर उतना ध्यान में नहीं रहता। नो डाउट डिग्री के एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार हो सकता है निर्णय, यहां भी
लेकिन सबसे पहली चीज क्या होगी, निर्दोष श्रेणी के जेल में रहने का खर्चा आप देंगे, ठीक है, आप नहीं देंगे तो छोड़ दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, धन संबंधी डिग्री के निष्पादन में शायद, जहां तक हमें याद पड़ता है, महिला गिरफ्तार नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ है, देखेंगे जो पहुंचेंगे वहां। अधिकतम अवधि वहां दी गई है, सिर्फ उतने दिनों तक उसे डिग्री के एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार किया जा सकता, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जीवन निर्वाह भत्ता आपने दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, जैसे ही देना बंद करेंगे वैसे छोड़ देंगे। ऐसी कई शर्तें हैं वहां। कंज्यूमर फोरम में कुछ नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं देना, आपको एक एप्लीकेशन लगानी है, गिरफ्तार हो जाएंगे आप, ठीक है। और यानी एकदम एक नई रेमेडी है ये लाए, नई रेमेडी हो गई, नया प्राधिकारी हो गया, ठीक है। और प्रक्रिया वो भी वहां दे दी कि परिवाद ऐसे से चलेगा, और कुछ मामलों पर उनका, सिर्फ इन मामलों में सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, सिर्फ इन मामलों में, पूरे में नहीं। और वो भी अधिनियम स्वयं कह रहा है, इसलिए उस प्रक्रिया का उपयोग होगा, अदरवाइज वो भी ना होता, ठीक है। तो अधिनियम का विश्लेषण करने पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि विधायिका की इच्छा यह है कि इसका संज्ञान सिविल न्यायालय न करे। जब ये इच्छा निकल कर आई, अभिव्यक्त रूप से कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब यह हो गया विविक्षित रूप से सिविल न्यायालय का संज्ञान या सिविल न्यायालय द्वारा विचारण रोक दिया गया है, ठीक है ना। तो जब भी अधिनियम को पढ़ने से यह ध्यान में आए कि अधिनियम में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी नए फोरम की व्यवस्था की गई है, किसी नए ढंग के अनुतोष का निर्माण किया गया है, कोई नई प्रक्रिया बता दी गई है जो पहले नहीं थी, ठीक है ना, जो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया भी नहीं है। तो यह मानना चाहिए कि अब इस विषय पर विधायिका ने सिविल न्यायालय का जुडिक्शन या सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित कर दिया है। कैसे? विविक्षित रूप से, क्योंकि सब कुछ अलग कर दिया। और हमने कल भी कहा कि लोक नीति है कि विधायन के क्षेत्र में विधायिका सर्वोच्च है, कोई उसके क्षेत्राधिकार को, कोई उसके अधिकार को, कोई उसके प्राधिकार को, कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए अब आप सिविल न्यायालय के पास नहीं आएंगे और ना ही सिविल न्यायालय आपको रेमेडी देगा। यू मस्ट गो एट देयर, क्योंकि विधायिका को लगता है कि यह विषय ऐसा है जिस पर या तो तेजी से या सरल प्रक्रिया से या सस्ते में अनुतोष मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्वेटर के लिए आप कोर्ट फीस देते नहीं घूमोगे, ठीक है ना। इसलिए वहां या तो आपका शोषण होगा, आप उपचार विहीन रह जाएंगे, क्योंकि उपचार प्राप्त करने का जो तरीका होगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो विधायिका विभिन्न कारणों से विभिन्न विषयों पर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को या तो अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से रोक देती है, और यदि विधायिका ने ऐसा किया तो वो मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से रोक दिया तो सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होगा, ये एक सामान्य सिद्धांत है। लेकिन अगर अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से रोका भी है तो क्या सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है? यह एक सवाल फिर उठता है। या अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से रोक भी दिया है तो भी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या कुछ मामलों पर बना रह जाता है? क्या सिविल न्यायालय ऐसे मामले जिनमें सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार रोक दिया गया है
उन मामलों के बारे में पूर्णतः शक्तिहीन है, कुछ नहीं कर सकता, यह सवाल उठ खड़ा होता है। तो इस संबंध में सबसे पहले तो एक मुकदमा है राधा किशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना। इसमें सुब्बा राव जज जो भारत के चीफ जस्टिस भी रहे, गोलकनाथ के केस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उस समय तो वो चीफ जस्टिस थे जब गोलकनाथ का केस डिसाइड कर रहे थे। इस समय वो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। जज तो नहीं कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जज होते ही नहीं, जस्टिस होते हैं। तो इस समय वो जस्टिस थे जब ये मुकदमा डिसाइड कर रहे थे, राधा किशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना। तो उन्होंने इस मामले में कहा कि पहली बात तो यह है कि इस बात के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है। यानी किसी ने कहे भर दिया सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं है और आपने मान लिया, ये रेडीली, ठीक है, तैयार नहीं रहना चाहिए इस बात के लिए, रेडी नहीं रहना चाहिए। यानी अगर मुकदमा फाइल हो रहा है और उसमें संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो जब तक विश्वसनीय तौर पर, जैसे आज की डेट पर मुकदमा फाइल हो रहा और क्लियर दिख रहा है कि मामला खेती से संबंधित है, तब तो बात अलग हो गई। अगर जरा सा भी संदेह है कि मामला खेती संबंधी जमीन से जरूर संबंधित है, लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो सकते हैं जो मौलिक तौर पर सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाने के योग्य हो, तो आप उसे दर्ज करिए, आने दीजिए प्रतिवादी को, उठाएगा सवाल, देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस बात के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन ना हो। और अगर यह सवाल उठे भी, यानी कोई अधिनियम प्रदर्शित किया जाए जो ये दर्शित करता हो कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से रोका गया है, तो उस अधिनियम की या उस अधिनियम के प्रावधानों की कड़ाई से व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए। और स्ट्रिक्ट यानी शाब्दिक अर्थान्वयन किसका करते हैं? दंड विधियों का, टैक्सिंग लॉज का। नॉर्मली दीवानी के मामलों में उदार अर्थान्वयन ये स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार इसे रोकने वाली कोई विधि आएगी तो उसका अर्थान्वयन उदार नहीं होगा, उसका अर्थान्वयन हमेशा कठोर होगा। यानी जिस मामले में रोका है बस उसी मामले में माना जाएगा कि रुका है, बाकी किसी मामले में रुका हुआ नहीं मानेंगे। ठीक है, जहां पर इस बात को कहने के लिए कोई रास्ता ही ना बचे कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन है, तभी केवल मानेंगे कि नहीं है। हर चंद कोशिश ये करेंगे कि सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, ये कोशिश होगी। ठीक है, इसीलिए 1947 का वो धर्मस्थल विधेयक जो बना हुआ है, काशी और मथुरा उनके प्रश्न गए हुए हैं, तो उसमें प्रश्न यही है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे धर्मस्थल जो 1947 में जिस दशा में थे उसी दशा में रहेंगे। ठीक है, और उनकी स्थिति के परिवर्तन के लिए कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा। जिन मामलों में अभी विवाद चालू है उनको छोड़कर, ठीक है, जिनमें विवाद कंटिन्यूएशन में, कोई नया विवाद नहीं उठेगा। ठीक है, तो काशी और मथुरा के प्रश्न जब आपने ये अधिनियमित किया तब भी विवादित थे,
ठीक है, राम जन्मभूमि का भी था और ये दोनों प्रश्न भी विवादित थे। मध्य प्रदेश में भोजशाला का प्रश्न वो भी विवादित था। ठीक है, इसलिए अब अगर नवीन मुकदमे फाइल किए गए हैं, ठीक है ना, तो उस पर धर्मस्थल विधेयक लागू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कठोर अर्थान्वयन ये किया जाएगा और कठोर अर्थान्वयन ये कहता कि विवाद अगर था तो बाहर हो गए और निर्विवाद तो था नहीं। हां, आज की डेट पर यह सवाल नहीं उठ सकते, जैसे बीचों आप सुनते रहते हैं कि वो फला मस्जिद में फला मंदिर है, फला, ये सब नहीं उठेगा। लेकिन जिनके संबंध में विवाद था वे उस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और सिविल के कोर्ट उनका संज्ञान लेने से अभिव्यक्त रूप से रोक दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यही प्रश्न कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, यही चल रहा है। ठीक है ना, तो नियम क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारी रुचि इसी में होनी चाहिए। नियम यह है कि स्ट्रिक्ट अर्थान्वयन उस अधिनियम का किया जाएगा जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को रोकता हो। और किसमें कहा? राधा किशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लुधियाना। इसके बाद चलिए, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, यह डिसाइड हो गया। ठीक है, सिविल न्यायालय संज्ञान नहीं कर सकता, प्रथमतः यही डिसाइड हो गया। लेकिन क्या कंप्लीटली अगर सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं भी रखता है तो क्या कंप्लीटली सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बात बाहर हो गई है? अब सिविल न्यायालय क्या इस डिस्प्यूट के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता? यह सवाल बचा हुआ है। क्या वो ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय की जो सुपरवाइजिंग अधिकारिता है, जो उनकी पर्यवेक्षण संबंधी अधिकारिता जो अनुच्छेद 227 से उन्हें मिली, कि उनके अधिकार क्षेत्र में है जितने भी न्यायिक प्राधिकारी हैं सबके सब उनके सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के अंतर्गत होंगे और सबका सुपरविजन वो करेंगे? क्या ये बात आ गई है? क्या सिविल न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता? इस प्रश्न का उत्तर आया है नवाब दूल्हे खां वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और यह भी बड़ा लीडिंग मामला माना जाता है। तो नवाब दूल्हे खां वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और आपके गोरखनाथ के मुकदमे में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, सज्जन सिंह के मामले में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपने बताया था कि जस्टिस हिदायतुल्लाह की जो ओपिनियन थी सज्जन सिंह के केस में, उसी पर गोरखनाथ डिसाइड हुआ था और शायद जस्टिस मधोलकर की ओपिनियन पर केशवानंद भारती। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने इसको डिसाइड किया है और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने यह कहा कि अगर अभिव्यक्त रूप से सिविल कोर्ट का जुडिक्शन रोक दिया गया है तो भी जब निर्णय हो जाएगा तो इस बात के लिए सिविल सूट आएगा, ठीक है ना, इस बात के लिए आएगा, मीनिंग देयर बाय यदि वादी का यह कहना है कि ठीक है अधिनियम ने सिविल कोर्ट का जुडिक्शन रोक दिया था, लेकिन अधिनियम ने कुछ तो बताया था कि आप ऐसे ऐसे मुकदमे को सुनेंगे। आपने जिस तरीके से अधिनियम मुकदमे की सुनवाई, मुकदमे का निर्धारित करता था, आपने उस प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया। ठीक है, ये ठीक है सिविल कोर्ट का जुडिक्शन
रोक दिया गया था, लेकिन आप सम्राट तो नहीं हो गए थे। आपको जो डिसाइड करना था वो इस अधिनियम के मुताबिक डिसाइड करना था, और अगर आपने उस अधिनियम के मुताबिक डिसाइड नहीं किया तो ये कैसे कह दें कि आपने कुछ डिसाइड भी किया है? क्योंकि डिसाइड करने का मतलब होता है एज पर लॉ डिसाइड करना, ठीक है ना। एज पर लॉ जब आप डिसाइड नहीं करते हैं तब जो कुछ आप कहते हैं वो निर्णय नहीं है, वो क्या है? आप अपनी मर्जी दूसरे पर थोप रहे हैं, तब बात यह है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि दर्शन यही होता है। दर्शन का मतलब देखना ही है। देखने का मतलब जो एक्चुअली है उसे देखो, ठीक है ना। तो कानून एक्चुअली क्या है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस बता रहा है विभिन्न स्कूलों में। एक्चुअली वो क्या है? एक्चुअली जरूरत की पूर्ति का एक सामाजिक, ठीक है, समाज के द्वारा स्वीकृत साधन है, ठीक है ना। इसीलिए उसे सामाजिक नियंत्रण का उपाय ये कहा। तो बिल्कुल उसे एक्चुअल देखिए, एक्चुअल कि क्या है वो, तो जो दिख रहा है, ठीक है, बस वही ज्यूरिस्प्रूडेंस की अध्ययन की विषय वस्तु है, ठीक है। एक्चुअल देखना, दर्शन माने यही है। दर्शन का मतलब आप जैसे दर्शन, हमने कल भी कहा कि जैसे दर्शन शब्द आता मार आपके दिमाग में साए साए होने लगता है कि जाने कौन सी बात कह दी गई, कोई उसका मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक से देख लेना, यही दर्शन है। तो आपको जो अधिकारिता दी गई उसे आपने जिन मर्यादाओं के अधीन उसे प्रयोग किया जाना था उनके अधीन प्रयोग न करके जाने क्या करके रख दिया, तो वो तो निर्णय नहीं कहा जा सकता, वो तो आपने मर्जी अपनी थोपी है दूसरों पर, यही कहा जाएगा। इसलिए ऐसी दशाओं में सिविल कोड का जुडिक्शन बार्ड नहीं है, ठीक है ना। यानी अगर सिविल कोड का जुडिक्शन अभिव्यक्त रूप से रोक दिया गया है तो भी यह देखा जाएगा कि संबंधित प्राधिकारी ने अगर क्षेत्राधिकार को प्रयोग करते समय उस अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान ही नहीं रखा और मनमर्जी से डिसाइड कर दिया, आर्बिट्ररी ढंग से डिसाइड किया है, निरंकुश ढंग से डिसाइड किया है, तो सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। इस बात के बावजूद कि अभिव्यक्त रूप से तो रोका गया था, डिसाइड कर दिया, इसका मतलब निर्णय आ गया, निर्णय के बाद होगा, निर्णय से पहले नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभिव्यक्त रूप से रोक दिया, ठीक है। और ये निरंकुश ढंग से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा, उस अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया, आदि आदि ये सारे विषय हैं। दुराशय पूर्वक डिसाइड किया है, ठीक है ना, मैलाफाइडली डिसाइड कर दिया है, ये सारे विषय हैं जिनके आधार पर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार फिर भी प्राप्त होगा। और अगर विविक्षित रूप से रोका है, ठीक है, तब ये देखेंगे कि अधिनियम किस विशेष विषय पर क्षेत्राधिकार को रोकना चाहता है। केवल उसी विषय पर नहीं होगा, जैसे कंज्यूमर से संबंधित मामले पर नहीं होगा, लेकिन विक्रेता यानी आप अपनी दुकान पर कपड़ा बेचने के लिए होलसेलर से कपड़ा खरीद कर ले जा रहे थे, तो कंज्यूमर तो आप अभी भी हो सकते हैं, लेकिन नाउ यू आर रिटेलर। कंज्यूमर मीनिंग देयर बाय अपने उपभोग के लिए, बस एक सीधी बात, ठीक है ना, अपने उपभोग के लिए। तो अगर विविक्षित रूप से रोका है तो अधिनियम पूरे का अध्ययन करिए, और पूरे अधिनियम का अध्ययन करने के बाद यह देखिए कि विधायिका क्या चाहती है। विधायिका यह चाहती है कि कंज्यूमर उसे सुविधा मिले,
तो जहां पर मामला कंज्यूमर का आ जाए बस वही, उसके अलावा सब जगह सिविल कोर्ट का जुडिक्शन रहेगा। ठीक है ना। तीसरी बात, अगर अधिनियम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो नवाब दुल्हे खां था टैक्सिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में पहुंचा था वहां तक, ठीक है ना, इसलिए टैक्सिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में उस रेफरेंस में बात की गई है। तो उन्होंने कहा अगर इंस्टीट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिसके अंतर्गत टैक्स कलेक्ट किया गया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रश्न ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं उठेगा। ठीक है ना, वो आप हाई कोर्ट में सीधे उठाओ जाके, और इवन अगर ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया उस डिसीजन का आपने रिवीजन या अपील कुछ फाइल की है तो भी नहीं उठेगा, उसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग आपको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लानी ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके अंतर्गत कुछ धनराशि टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर ली गई और कालांतर में एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया, ठीक है, तो ये जो राशि आपसे ले ली गई इसे वापस प्राप्त करने के लिए सिविल सूट लाई करेगा। ठीक है, अब सिविल सूट आएगा। यद्यपि उन्होंने कहा सरशरियों में, सरशरियों की रिट से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सरशरियों सिविल सूट को रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, यानी सिविल सूट भी लाई करेगा। ठीक है ना, सिविल सूट आएगा। और उन्होंने कहा चलिए एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी जितना एक्ट बताता था उससे ज्यादा आपसे वसूल लिया। ठीक है, उससे ज्यादा भी वसूल लिया, तो भी ठीक है, ज्यादा जो वसूला गया है उसको वापस प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उसको वापस प्राप्त करने के लिए सिविल सूट लाई करेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ऐसे निर्णित हो रहा है कि सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रीमियर ऑटोमोबाइल, ठीक है, और एसआरटीसी पर, ठीक है, स्टेट राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये दो मुकदमे और हुए हैं। प्रीमियर ऑटोमोबाइल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है शायद एक ये, और दो मुकदमे और भी हुए हैं, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संबंध में, और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि एक तो स्थिति यह हो सकती है कि आपका, हां, नवाब दुल्हे खां में एक बात और कही थी कि सिविल न्यायालय कितनी प्रभावी रेमेडी देते हैं किसी मामले में, क्या उतनी प्रभावी रेमेडी उस अधिनियम ने प्रोवाइड की है, ठीक है, जिसने सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार रोका है। यदि नहीं तो भी सिविल सूट लाई कर जाएगा, लेकिन अगर उस अधिनियम ने बिल्कुल नए ढंग की रेमेडी और नए प्राधिकारी की नियुक्ति कर दी है तब नहीं, तब वही केवल और केवल वही। ठीक है ना। अगर परंपरागत अनुतोष यही प्रदान किया है नए अधिनियम ने भी और वो उतना प्रभावी नहीं है, ठीक है, तो सिविल सूट लाई कर जाएगा। इन दोनों ये दोनों मुकदमे प्रीमियर ऑटोमोबाइल, ठीक है, और आपका एसआरटीसी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये दोनों मामले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित हैं। और इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो औद्योगिक विवाद है, अगर प्रश्न सीधे सीधे औद्योगिक विवाद का है तब तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाएगा, लेकिन प्रीमियर ऑटोमोबाइल और एसआरटीसी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके बीच जो फर्क है वो ये है कि आपका प्रीमियर ऑटोमोबाइल में यह बात कही है कि अगर प्रारंभतः कोई ऐसा मामला, ठीक है, जन्म लेता है जो कॉमन लॉ या ऐसे विधियों के अंतर्गत
उद्भूत होता है जिन पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता है, ठीक है ना, और कालांतर में वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है, ठीक है। तो जो वादी है उसके पास सुविधा है कि चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चला जाए और चाहे सिविल न्यायालय आ जाए, ठीक है। जबकि एसआरटीसी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जब डिसाइड किया तो वही बात कही कि अगर मानिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मामला उद्भूत होता है और उस मामले को निर्णित किए बिना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो पैदा हुआ उसका समाधान संभव नहीं तो सिविल कोर्ट, ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वहां जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों मुकदमों में भी नवाब दूल्हे खां की ही पुष्टि की है, ठीक है, कि अगर मामला सीधे सीधे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जा रहा है तब तो वही है। अगर किसी ऐसे मामले में विवाद पैदा हुआ है जो मूल रूप से ऐसे विषय से संबंधित है जिसको सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना जाता है, यानी बाधित नहीं है, तो फिर वही कि ये देखेंगे कि क्या ये सिविल प्रकृति का वाद है, अर्थात जो मूल प्रश्न है वो किसके द्वारा संज्ञान के योग्य है और उसके आधार पर ये चीजें निर्धारित होंगी। तो क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का, इसके संबंध में जो चीजें निर्धारित होकर आई वो क्या कि अगर जुडिक्शन नहीं है और डिग्री पारित की गई तो डिग्री शून्य है, ठीक है। जुडिक्शन का अनियमित प्रयोग और जुडिक्शन न होना दो अलग बात है। जुडिक्शन नहीं, अनियमित प्रयोग है, अपील रिवीजन ये प्रस्तुत करिए। जुडिक्शन नहीं है, अब स्थिति क्या बनेगी, डिग्री शून्य है, ठीक है, और जुडिक्शन नहीं है, ये प्रतिवादी से संबंधित सवाल है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रतिवादी पर होगा। तो ये कुछ सामान्य चीजें निकल कर आई। अच्छा, अब स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। कहता बात जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है, उसने वही बात कही। तो धार्मिक प्रश्न डिसाइड करने पड़ेंगे इसको निर्धारित करने के लिए कि इस पद संबंधी विवाद का समाधान हो सके। तो चूंकि पद संबंधी विवाद के समाधान के लिए धार्मिक प्रश्नों का निर्णय जरूरी है, इसलिए ऐसे विवाद जो धार्मिक प्रश्नों के निर्धारण की मांग करते हैं उनमें भी सिविल सूट आएगा, अर्थात वे भी सिविल वाद माने जाएंगे यदि उन प्रश्नों के निर्धारण से अंततः यह निर्धारित होना है कि अमुक धार्मिक पद किसके पास रहेगा, ठीक है। जैसे अमुक महंत को सबसे पहले मंदिर में घुसने का अधिकार है। जैसे होता है कुंभ में नागा साधु या साधु पहले नहाएंगे, ठीक है, गृहस्थ नहीं पहले नहाएंगे, पहले वही स्नान करेंगे, ठीक है, फिर गृहस्थ करेंगे। ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था माघ के मेले के लिए नहीं है, वो शंकराचार्य माघ के मेले में ही ये पिल रहे थे, ठीक है ना। वो अभिमुक्तेश्वरानंद, इसीलिए हमने कहा कि वो हमने अपने पॉडकास्ट में यही कहा था कि संत नहीं है वो क्योंकि संत की तो एक ही डेफिनेशन है, जो व्यवस्था का सम्मान करे वो संत है, जो व्यवस्था का अपमान करे या व्यवस्था को ना माने वो गुंडा है। यही साधारण डेफिनेशन है। तो आप व्यवस्था को मान ही नहीं रहे थे क्योंकि माघ में ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था कुंभ की है कि कुंभ में, और उस समय फिर गृहस्थों को रोक भी देते हैं, ठीक है, तब आप जाइए अपने लाव लश्कर के साथ, जाते भी हैं, लेकिन इसमें क्योंकि परंपरा ही नहीं है तो फिर आपको क्यों, ठीक है, उस ढंग की व्यवस्था ही नहीं की गई। अब आप वहां लेके घुस रहे हैं तो भगदड़ मच जाए, भी मर जाए 10-20 तो तुम तो मुंह उठा के चल दोगे, झेलेगी तो सरकार, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नहीं जाने दिया, तो बिल्कुल ठीक किया हमारे हिसाब से। तो उन्हें और ढंग से पीटना चाहिए ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, ठीक है। तो आपका जो पद संबंधी प्रश्न है, अगर मुख्य प्रश्न पद संबंधी है किसी विवाद में, तो वो सिविल कॉज ऑफ एक्शन को पैदा करता है, भले ही
उस पद संबंधी प्रश्न के निर्धारण के लिए धार्मिक प्रश्नों के निर्धारण की भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना। प्रश्न यह है कि ए महंत है या बी महंत है, दोनों महंत होने का दावा करना है। और परंपरा उस मठ की यह है कि कुंभ में जो महंत होता है वो अमुक पेड़ पर जल देने के बाद फिर जाता है स्नान के लिए। तो अमुक पेड़ पर जल कौन देता है, इस विषय पर साक्ष्य से निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि पद संबंधी प्रश्न, महंत कौन, महंत पद है, पद संबंधी प्रश्न उससे धार्मिक कृत्यों का संबंध जुड़ रहा है, इसलिए अन्यथा धार्मिक प्रश्नों के निर्धारण के लिए लाए गए वाद सिविल वाद नहीं है, यह भी यहां से निकल रहा है, ठीक है ना। और आपसे लिस्ट बताई जाती है तो उसमें कहा जाता है पूजा का जो अधिकार है, ठीक है, वो हमें लिस्ट वो आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसे 2-4 बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसमें धार्मिक कृत्यों के संपादन का अधिकार ये सिविल सूट या मतलब सिविल अधिकार नहीं माना है, ये सिविल वाद का आधार नहीं माना है, ठीक है ना। तो एक लिस्ट आपकी किताबों में दी है, उसे आप देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है, ये स्पष्टीकरण 2 1978 में जोड़ा है, पहले ये नहीं था, ठीक है। लेकिन पहले ये ना होते हुए भी था, क्योंकि उसमें क्या कह दिया, जितना संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न प्रतिवादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों और कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। इसका मतलब पद संबंधी प्रश्न है, ठीक है, बस सिविल प्रकृति का वाद है, ठीक है। उस पद संबंधी प्रश्न के उदाहरण के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इससे मतलब ही नहीं, सिविल प्रकृति का वाद है यदि पद संबंधी प्रश्न है। तो सीधी सी बात आ गई, उस पद से कोई फीस जुड़ी है नहीं जुड़ी है, इससे मतलब ही क्या है, ठीक है। पद संबंधी प्रश्न है, बात खत्म हो गई। तो यह स्पष्टीकरण एक से ही दर्शित हो सकता था, लेकिन चूंकि कानून को स्पष्ट कर ही देना चाहिए, इसलिए कोई एम्बिग्यूटी, कोई डायलमा, कोई अंतर्द्वंद ये न रहे, कोई विसंगति ना रहे, इसके लिए उन्होंने यहां पर सीधे सीधे लिख दिया कि उस पद से कोई फीस या कोई, ठीक है, आपका जुड़ी है या वो पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं, इस सब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पद संबंधी वाद है, वो सिविल वाद है। हां, पद संबंधी वाद के लिए कोई इंस्टीट्यूट सिविल न्यायालय के जुडिक्शन को रोक रहा है तब बात अलग, जैसे एमपी एमएलए पद है, लेकिन उसके लिए हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पद है लेकिन उसके लिए उच्चतम न्यायालय, भारत का संविधान ही सीधे रोक रहा है, ठीक है ना। प्रधान पद है लेकिन पंचायत राज अधिनियम रोक रहा है कि सिविल न्यायालय नहीं सुनेगा, ठीक है। पार्षद एक पद है लेकिन आपका जो नगर निगम का अधिनियम है वो रोक रहा, नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा, वो न्यायालय जो उस अधिनियम में गठित है वही सुनेगा, और वो न्यायालय जिला जज का होता है, ठीक है ना। लेकिन जिला जज के रूप में वो नहीं सुनना है, उस अधिनियम द्वारा, ठीक है, डेजिग्नेट कोर्ट के रूप में सुनना है, ठीक है ना। तो प्रथमता आपको दिखाई ये दे रहा है कि जिला जज सुनना, लेकिन उस समय उनकी जिला जज की कैपेसिटी नहीं है। तो ये आपका जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर हुआ। अब हम लोग, ठीक है, रेस्ट सब जुडिस, ठीक है, यानी लंबित न्याय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपरांग न्याय, ठीक है, धारा 10 और धारा 11 इस पर बात करेंगे, देखेंगे।